ठीक है, आज की वर्कशॉप में हम लोग फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। फंक्शंस में फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन और कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शंस आर्गुमेंट और फंक्शंस ओवरलोडिंग। उसके बाद फाइल हैंडलिंग का थोड़ा बहुत देखेंगे कि C++ में फाइल को किस तरह से हैंडल करते हैं। सबसे पहले फंक्शंस में देखेंगे फंक्शंस होते क्या हैं। अब तक हम लोग जो सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें हम लोग को सिर्फ एक ही फंक्शन के बारे में पता था, दैट इज मेन फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते थे तो वो सिंपल मेन फंक्शन में होता है, फिर उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। आज जो है वो बाकी फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस असल में छोटे छोटे पीस ऑफ कोड होते हैं जिसको हम एक ही मॉड्यूल के अंदर डाल देते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर उस फंक्शन को मेन प्रोग्राम में मेन फंक्शन में कॉल किया जाए तो वो जो है फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि फंक्शन वो रीयूज़ करना आसान होता है और डिफरेंट हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस से मेन फंक्शन में। इसी तरह प्रोग्राम की जो है वो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको प्रोग्राम जो है वो इजी टू रीड होता है कि अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है प्रोग्राम। और इसी तरह इसके मेन जो है प्रॉपर्टीज़ तो ये हैं कि मिनिएचर प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि छोटे प्रोग्राम्स होते हैं तो पढ़ना आसान हो जाता है। और डिफरेंट फंक्शंस को अगर हम लोग एक साथ जोड़ दें तो वो लार्ज प्रोग्राम बना देगा। मतलब एक ही बड़े प्रोग्राम से बेहतर है छोटे छोटे हिस्से हो ताकि समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह होता है मेन फंक्शन का। सबसे पहले तो मेन फंक्शन जो होता है हमेशा वही कॉल होता है। जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका कंपाइलर डायरेक्ट जो है वो मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फिर मेन फंक्शन के अंदर अगर आपका कोई भी फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल के हम लोग जैसे स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर जो है वो अगर कोई भी फंक्शन हो, सपोज पावर का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट के फंक्शन में जो है वो एक्सप्लेन किधर हुआ है वो लाइब्रेरीज होती हैं। हेडर फाइल के अंदर ही जो है वो लाइब्रेरीज होती हैं जिसके अंदर वो फंक्शन डिफाइन होता है। तो जब वो फंक्शन कॉल होगा तो वो उस फंक्शन के जो है लाइब्रेरीज उसके ऊपर कंट्रोल चला जाएगा और वो पहले उसको रीड करेगा कि इस फंक्शन का मकसद क्या है, फंक्शन किस तरह से execute है। इसी तरह सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर उसके बाद जितने भी फंक्शंस होंगे मेन फंक्शन के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर जो है वो कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी प्रोटोटाइप्स होती हैं। प्रोटोटाइप्स ये होती हैं कि फंक्शंस को डिक्लेयर किया जाए पहले। कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं, उसको जो है वो पहले डिक्लेयर करना या डिफाइन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस यानी कि जो पहले से लिखे हुए होते हैं, जैसे सिस्टम ने डिफाइन किए हुए हैं, जैसे पावर और स्केल का फंक्शन है वो प्री डिफाइन होते हैं, यानी कि उसके प्रोटोटाइप लिखना ज़रूरी नहीं होती। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं उसकी जो है वो प्रोटोटाइप लिखना ज़रूरी होता है, उसको डिफाइन करना ज़रूरी होता है ताकि जब वो कॉल हो फंक्शन तो उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें। जो है फंक्शन के जब हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर तो वो फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल जब होता है तो ट्रांसफर जो होता है वो उस फंक्शन की लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है या उसकी डेफिनेशन की तरफ चला जाता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है। और मेन प्रोग्राम से जो है वो कंट्रोल जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उसमें। और फिर वापस कब आता है जब वो सारी जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं उस फंक्शन की। जब लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और वो कंट्रोल जब निकलता है तो वो कहाँ पे आते हैं जो हम लोगों ने कॉल किया होता है जिस लाइन में उससे नेक्स्ट वाली लाइन पे कंट्रोल आ जाता है। और कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी हमें वैल्यूज रिटर्न होती हैं। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू रिटर्न होगी तो वो उसी स्टेटमेंट में आके रिटर्न होगी। फॉर एग्जांपल आप अगर सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करें तो उससे क्या होगा कि जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी फंक्शन की वो सी आउट में यानी कि वो डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पर डायरेक्ट, या फिर आप किसी वेरिएबल में उसको स्टोर भी कर सकते हैं तो वो जो रिटर्न हो रही होगी वैल्यू वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन या इसको हम प्री डिफाइंड फंक्शंस कह सकते हैं जो पहले से सिस्टम में डिफाइन होते हैं। और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो यूज़र खुद डिफाइन करते हैं अपनी आसानी के लिए कोई भी कस्टमाइज प्रोग्राम बनाने के लिए। प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या आ जाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन से मुराद है जैसे पावर स्क्वायर रूट के फंक्शन हैं जो डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइन होते हैं। उसके बाद हेडर फाइल्स के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे सीन और सी आउट के फंक्शंस हैं।
चेन से आउट क्या करती है कि आप लोग के या प्रिंट एफ के और स्कैन एफ के जो फंक्शंस होते हैं ये भी हेडर फाइल्स में डिफाइन होते हैं। और बॉडी डॉट इंटी डॉट डी एल एल फाइल्स ये कुछ फाइल्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं या फाइल हैंडलिंग में देखेंगे कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो फाइल से रिलेटेड होते हैं, जैसे ओपन और क्लोज के फंक्शन है ये फाइल्स में जो होते हैं उनकी लाइब्रेरीज में डिफाइन होते हैं। उसके बाद यूजर डिफाइन फंक्शन हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं जो यूजर खुद से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक फंक्शन बनाना है, आपको एक प्रोग्राम में काफ़ी जगह काफ़ी जो है वो जगह पे टेबल चाहिए, ठीक है। यानी कि आप चाहते हैं कि इस नंबर का जो है वो जो है वो टेबल एग्जीक्यूट हो जाए, टेबल आपके पास डिस्प्ले हो जाए और आपको बार बार वो प्रोग्राम लिखना ना पड़े, तो आप लोग क्या करेंगे कि प्रोग्राम बना देंगे जिसके अंदर सारा टेबल जो है वो टेबल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आप डिफरेंट वैल्यूज दे देंगे प्रोग्राम में फंक्शन कॉल करते वक्त। वो क्या होगा कि डिफरेंट जहाँ जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा उस वैल्यू की जो है वो आपके पास टेबल टेबल जो है वो बन जाएगा और आउटपुट पे डिस्प्ले हो सकता है। उसके बाद प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग किस तरह से देखेंगे। प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो जो है हम लोग सिर्फ और जो फंक्शन के आर्गुमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पावर का या स्क्वायर रूट का फंक्शन है वही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके आर्गुमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, जैसे एस क्यू आर टी होते हैं उसके अंदर वो दो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, एक हमारे पास बेस होती है एक एक्सपोनेंट होती है। पावर में भी इसी तरह होता है, एक बेस होती है और एक एक्सपोनेंट होता है हमारे पास। तो वो बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शंस के, ठीक है, या उसको पैरामीटर्स कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू जो है वो हम लोग खुद देते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स में जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स की बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस एक्स, सॉरी 2x प्लस 5। तो अगर इधर ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका एक्स के अंदर जो भी वैल्यू देंगे ये उसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 1 होगा यहाँ पे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। अगर इसके एक्स की वैल्यू 2 होगी तो इसका आंसर क्या आएगा 9। अगर एफ की वैल्यू 3 होगी तो इसका आंसर आएगा 11। तो ये जो 2, 3, 1 है ये सारे हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। और 7, 9, 11 यानी कि ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये रिजल्ट आ रहा है, हम लोग कहेंगे ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक है। या फिर सी प्लस प्लस में अगर देखें तो हमारे पास जो रिटर्न हो रही होती है वैल्यू, ठीक है। अगर किसी फंक्शन में तो हम लोग कहेंगे कि 7, 9, 11 इसका आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा, तो ये रिटर्न वैल्यू हो सकती है। उसके बाद सम ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो मैथ के फंक्शन है हमारे पास। स्क्वायर रूट का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है, फ्लोर का फंक्शन है। फ्लोर और सीलिंग एक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग आगे पढ़ो कि आगे मैथ में फ्लोर और सीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होता है किसी भी सीक्वेंस में। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइज इनटू सेपरेट लाइब्रेरी, यानी कि स्क्वायर रूट का और पावर का फंक्शन जो है वो हम लोग देखेंगे मैथ की लाइब्रेरी होती है। ओके, हेडर फाइल यूज़ करते हैं मैथ डॉट एच एस टी मैथ की लाइब्रेरी। उसके अंदर जो होता है हमारे पास ये दोनों फंक्शंस डिफाइन होते हैं। इसी तरह इनपुट आउटपुट के फंक्शन जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ है वो एस टी डी आई ओ डॉट एच जो हेडर फाइल है उसके अंदर डिफाइन होते हैं। इसी तरह सी इन सी आउट के जो फंक्शन है वो आई ओ स्ट्रीम की हेडर फाइल में डिफाइन होते हैं। तो ये सारी लाइब्रेरीज होती हैं इन हेडर फाइल्स के अंदर जो जिसमें ये फंक्शंस होते हैं वो डिफाइन है। पावर का फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। पावर के फंक्शन में हम लोग दो वेरिएबल्स लिखते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एक्स और वाई। एक्स क्या होता है हमारे पास बेस होती है और वाई जो होता है एक्सपोनेंट होता है। जब भी हम लोग बेस और एक्सपोनेंट में वैल्यू पुट करेंगे 2 की पावर 3 बनेगी तो वो आंसर क्या आएगा 8.0। अब अगर हमारे पास सपोज हमने अपने जो है वो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये वैल्यू रिटर्न कर, तो रिटर्न किस तरह करते हैं हम लोग सिंपल ये फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। सी आउट पावर 2, 3 तो क्या होगा डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा, वो लाइब्रेरी में ढूंढेगा कि ये फंक्शन किधर है, इसमें क्या करना है हमने। जब वो फंक्शन ढूंढ लेगा और इसे एग्जीक्यूट करेगा तो इसका आंसर जो होगा इस फंक्शन की जगह पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी ये जिस जिस जगह पे ये कॉल होगा फंक्शन उस जगह पे इसका आंसर रिप्लेस कर देंगे एग्जीक्यूट होने के बाद। इसी तरह एक्स वाई जो है वो इसके पैरामीटर्स हैं, ये मैंने बता दिया। इस तरह एक्स स्क्वायर रूट का फंक्शन है उसमें हम लोग एक पैरामीटर देते हैं, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के फंक्शन में एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू तो इसका स्क्वायर वो है वो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर आप इधर नेगेटिव वैल्यू को एंटर करोगे तो वो मैथ एरर आएगा, यानी कि रन टाइम एरर आप लोग कहेंगे। नेगेटिव वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं आ सकती। फिर स्क्वायर रूट की जगह जो है वो इसका आंसर रिप्लेस हो जाएगा और एक्स जो है वो हमारे पास पैरामीटर होता है, इसको आर्गुमेंट कह सकते हैं। इस
इसी तरह लेंथ का एक फंक्शन होता है कि आपने अगर कोई स्ट्रिंग यूज़ किया है, सपोज किसी का नाम है मोहम्मद, तो हम लोगों ने देखना है कि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यानी कि MUHAMMAD, यानी कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। वो कैरेक्टर्स फाइंड करने के लिए, कैरेक्टर की लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन है str डॉट लेंथ, यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एक स्वैप का। स्वैप का फंक्शन क्या होता है कि आप कोई भी दो वैल्यूज लो और आप चाहते हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो सेकंड में रिप्लेस हो जाए, सेकंड वैल्यू जो है वो फर्स्ट में स्टोर हो। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज हैं ए और बी, ठीक है। ए के अंदर 2 स्टोर है, बी के अंदर 3 स्टोर है। आप चाह रहे हैं बी की वैल्यू जो 3 है वो ए के अंदर आ जाए, यानी कि ए 3 हो जाए और बी जो है वो 2 हो जाए। तो आप उसके लिए इस टाइप का फंक्शन यूज करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल 1 और स्ट्रिंग वेरिएबल 2। स्ट्रिंग में आप लोग फर्स्ट वैल्यू लिखोगे, स्ट्रिंग 2 में सेकंड वैल्यू स्टोर होगी। डॉट से आपके फंक्शन से क्या होगा कि इसकी ए की वैल्यू जो है वो सेकंड में रिप्लेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल 1 है बॉम्ब, और स्ट्रिंग जो है सेकंड वेरिएबल तो क्या है कोड। तो क्या होगा, इस फंक्शन को लिखने के बाद आपके पास जो स्ट्रिंग 2 है इसके अंदर बॉम्ब रिप्लेस हो जाएगा और स्ट्रिंग 1 जो है वो कोड रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये इसमें हेडर फाइल्स बताई गई कि किस किस हेडर फाइल्स में यूज होते हैं या किस किस हेडर फाइल के अंदर ये इनकी लाइब्रेरीज डिफाइन। तो फ्लोट फंक्शन है, क्या कहते हैं, रिटर्न लार्जेस्ट वैल्यू होल नंबर डेट इज नॉट ग्रेटर देन एक्स, यानी कि एक्स आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखोगे एक्स, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो भी वैल्यू लिखी होगी एक्स की, उसकी ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो रिप्लेस कर देगी, यानी कि 0.65 जो है इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू and 45 is the largest value in this value। तो 45 जो होगा .00 ये जो है वो जो है वो आउटपुट आ जाएगी हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, डबल, और रिजल्ट इसका जो है वो डबल में आएगा। और ये हेडर फाइल जो है वो सी मैथ के अंदर जो है वो, या फिर C++ में इसको मैथ के हेडर फाइल में लिखा जाता है। इसी तरह पावर है, पावर मैंने आप लोगों को बता दिए, ये भी मैथ की हेडर फाइल में डिफाइन है। और ये दो और वैल्यूज हैं, 2 लोअर और 2 अपर वैल्यूज। ये क्या करता है कि रिटर्न द लोअर केस वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज अपर केस, अदरवाइज रिटर्न एक्स, यानी कि आपकी जो भी अगर कोई लोअर केस वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो वो आपको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एक अपर केस वैल्यू, ठीक है, कैपिटल ए लिख के रिटर्न कर देगा। और तो अपर केस में क्या होगा कि आपकी अपर केस वैल्यू जो है वो लिखी भी होगी और सॉरी आपकी लोअर केस वैल्यू लिखी भी होगी और आपको अपर केस में रिटर्न कर देगा। और टू लोअर क्या होगा कि आपकी अपर केस वैल्यू को जो है वो लोअर केस में डिफाइन करेगा। और ये दोनों इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। और ये सी टाइप जो है हेडर फाइल इसके लिए डिफाइन। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं जो हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन के दो टाइप के होते हैं, एक जो होती है जिसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही हो, एक होती है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न ना, सिंपल हो, यानी कि प्रोग्राम पूरा जो है वो फंक्शन में कंप्लीट हो रही है और कोई भी वैल्यू मेन प्रोग्राम में रिटर्न ना हो। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन किस टाइप के होंगे, यहाँ पे हम लोग इसकी डाटा टाइप डिफाइन देते हैं। फॉर एग्जांपल के हम लोग चाह रहे हैं कि एक सम का हम लोग एक फंक्शन बनाएं, ठीक है। उसके अंदर हम कोई भी दो वैल्यूज जो है वो फंक्शन कॉल करते वक्त पास करें दो वैल्यूज, और हम चाह रहे हैं जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें जो है वो दो वैल्यूज ऐड होकर हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आए, ठीक है। जैसे पावर का फंक्शन है, पावर में जैसे आपको सिर्फ एक रिजल्ट जो है वो रिटर्न होता है, इसी तरह हम लोग चाह रहे हैं ये यहाँ पे फंक्शन कॉल हो, उसकी जगह पे हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो उसके लिए हम लोग को एक रिटर्न टाइप चाहिए होती है जिसको हम लोग डाटा टाइप में डिफाइन करते हैं, यानी कि ये किस टाइप का डाटा रिटर्न करे, ठीक है। इसमें हम लोग डाटा टाइप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट एरिया है, इसको मतलब कि एरिया फंक्शन बनाएंगे हम लोग, इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या रिटर्न होनी चाहिए, एक इंटीजर टाइप डाटा होनी चाहिए। और दूसरी टाइप क्या होती है फंक्शंस की जिसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न ना हो, तो ठीक है, सिंपल प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टेटमेंट सिंपल आउटपुट करवानी है, ठीक है, फंक्शन के थ्रू। तो अब क्या होगा, सिंपल वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो है वो कंट्रोल वापस आ जाएगा मेन फंक्शन में, और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि नल, कोई भी इसके अंदर वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं होनी चाहिए। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करेंगे तो ही एग्जीक्यूट होंगी वो सही से, वरना हमारे पास फिर भी जो है वो सही से रिटर्न नहीं होगी। तो सबसे पहले है कि टू यूज दिस फंक्शंस यू मस्ट,
यानी कि अगर आपको वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन यूज करने हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड द अप्रोप्रिएट हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम यूजिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट। सबसे पहले आप लोगों को एक हेडर फाइल यूज करनी होगी। अगर आप जो है वो ये जो लाइन है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए नहीं है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए है। इनके जैसे आप पावर का फंक्शन यूज करोगे तो आप लोगों को उसकी हेडर फाइल जिसमें वो डिफाइन है फंक्शन, ठीक है, उसकी आप लोगों ने प्रॉपर जो है वो हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी है। अगर आप वो इंक्लूड नहीं करोगे तो वो फंक्शन जो है वो लाइब्रेरी से रीड नहीं हो सकेगा और वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लोगों को सबसे पहले जो है वो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन का नेम डिफाइन करना है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं अगर उसके अंदर कोई है, डाटा टाइप ऑफ ईच पैरामीटर यानी कि जो आप इसके अंदर पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन करनी है कि आप जो भी वैल्यू लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल एरिया है इसके अंदर आप चाह रहे हो कि दो वैल्यूज हों तो आप लोगों ने दोनों वैल्यूज की डाटा टाइप बतानी है। इंटीजर डाटा टाइप का फ्लोट है, डबल है, चार है, सिक्का, जो भी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू रिटर्न यानी कि इसकी डाटा टाइप भी बतानी है। जैसे यहाँ पे एरिया की डाटा टाइप यानी कि इसके अंदर जो डाटा रिटर्न होगा उसकी इंटीजर टाइप होनी चाहिए, तो आपको डाटा टाइप भी बतानी है कि वो रिटर्न किस तरह में होगा। उसके बाद वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन जो होते हैं उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सेव द वैल्यू फॉर फर्दर कैलकुलेशन। जो वैल्यू रिटर्न होती है वो किसी ऐसी जगह पे रिटर्न होनी चाहिए जहाँ पे वो सेव हो सके, ठीक है, लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल आप किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या आप डायरेक्ट उसको आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है। यूज द वैल्यू इन सम कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन में डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं इसको, ठीक है। सी आउट स्टेटमेंट फंक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी ऐसी इसमें ऐसी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लोग को वैल्यू चाहिए और डायरेक्ट जो है वो सॉल्व होकर आते हैं, हम डायरेक्ट एक दफ़ा फंक्शन कॉल करें और वो एग्जीक्यूट हो जाए और वहीं पे हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो जाए। उसके बाद सेव कर सकते हैं यानी कि किसी भी दूसरे वेरिएबल के अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। The value returning function is used in an assignment or in an output statement. Assignment statement से मुराद है आप किसी भी वेरिएबल में उसको असाइन कर सकते हैं वैल्यू को या फिर उसकी आउटपुट स्टेटमेंट यानी कि सी आउट की स्टेटमेंट पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन की। फॉर एग्जांपल इंट एबीएस और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं इंट ए इंट नंबर। एबीएस क्या है, हमारे पास एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। इंट जो है वो रिटर्न टाइप है और इंट नंबर इसके अंदर एक आर्गुमेंट है नंबर के नाम से, उसकी डाटा टाइप हमारे पास है वो इंट है, ठीक है। ये हमारे पास होगी डेफिनेशन सॉरी डिक्लेरेशन। इसमें हम लोग को यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना होता है जिससे हम लिखेंगे सेमीकोलन यहाँ पे लगाएंगे तो उसका मतलब ये फंक्शन जो है वो डिक्लेयर होती है। जैसे आप लोग सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसमें क्या करते हैं, उसमें वैल्यू नहीं लिखते, कोई भी सिंपल उसका डाटा टाइप बता देते हैं, उसको सेमीकोलन लगा देते हैं यानी कि यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर होता है, ठीक है। इसी तरह ये फंक्शन जो है यहाँ पे डिक्लेयर होता है। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ पे होती है, जब इसके साथ दो डेलीमीटर्स लगी होती हैं या दो ब्रेसेस लगी होती है। इसके अंदर जो फंक्शन होता है इसकी सारी लाइंस लिखी होती हैं, सारी स्टेटमेंट्स होती हैं जिससे एग्जीक्यूट होना होता है, इसको कहते हैं ये फंक्शन डिफाइन होना है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर बहुत सी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं जो एग्जीक्यूट होनी होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इफ नंबर जो है वो हमारे पास जो नंबर आएगा, ठीक है, तो वो अगर लेस देन 0 है तो लिख दो कि नंबर तो क्या एग्जीक्यूट हो, नंबर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नंबर, यानी कि नंबर जो है वो अगर लेस देन नंबर है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर अगर हमारे पास कोई आएगा तो हमने उसको पॉजिटिव कर दें, ठीक है। और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कुछ भी नहीं करे, डायरेक्ट रिटर्न कर दें नंबर। और दूसरा है डबल पावर डबल बेस डबल एक्सपोनेंट, यानी कि एक पावर का फंक्शन हम खुद बनाएंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम लोग पी ओ डब्ल्यू के नाम से लिखा है, ठीक है, और डबल लिखिए यानी कि इसके रिटर्न टाइप के होनी चाहिए डबल, और बेस की डाटा टाइप जो है वो भी डबल है और एक्सपोनेंट की डाटा टाइप भी डबल है, ठीक है। दो इसके अंदर आर्गुमेंट डबल जो है वो हम लोग एक वैल्यू लिखी हम लोगों ने, ये मेन फंक्शन, ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या होगा, यू और वी दो वेरिएबल्स हैं, हमने एक अंदर 2.5 स्टोर किया, एक अंदर 3.0 स्टोर किया और हम लोगों ने तीन वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। अब एक्स के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, पावर यू वी, यानी कि यू और वी एज अ वेरिएबल जो है वो पास हो रही, ठीक है। इसको कहेंगे कि वेरिएबल पास हो रही, फंक्शन कॉल हुआ और वेरिएबल हमने दो पास किए, ठीक है, एक यू और वी सिंपल वेरिएबल पास किए। नेक्स्ट तरीका क्या होता है कि हम लोग पावर के अंदर कोई भी वैल्यू भी डायरेक्ट जो है वो पास करते हैं,
ठीक है, या वेरिएबल पास कर दो या फिर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू होनी मस्ट है या फिर कोई सिंपल वैल्यू पास कर दी। उसके बाद क्या हो सकता है कि एक वैल्यू हो सकती है और एक जो है वो वेरिएबल हो सकते हैं। इस तरीके से भी आप लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर की टाइप्स क्या होती हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास, लोगों ने वैल्यू आर्ग्यूमेंट से हमने पढ़ा था, ये पैरामीटर्स होती हैं हमारे पास। एक फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं और एक एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। किसी को पता है कि फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर में क्या डिफरेंस है? नो मैम, ये नहीं पढ़ा हमने। फॉर्मल पैरामीटर्स ये होते हैं कि जो आप फंक्शन जहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं या जहाँ पे आप लोग फंक्शन को डिक्लेयर किया, ठीक है, यानी कि जो प्रोटोटाइप हम लोग डिक्लेयर जहाँ पे हो रहा हो फंक्शन, ये जहाँ पे डिफाइन हो रहा है उस जगह पे हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं पैरामीटर, उसको कहते हैं कि ये फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे जो हम लोगों ने वेरिएबल्स यूज़ किए जैसे इंट नंबर, ये एक वेरिएबल हमने यूज़ किया तो इसको कहेंगे ये फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। यस स्केलर मैम। वेरिएबल जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ये फंक्शन है, ये था, इसमें हम लोगों ने फंक्शन में पास किए वेरिएबल, जो पास कर रहे होते हैं जिस जगह पे कॉल करके उस वेरिएबल को कहते हैं कि वो जो है वो एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है। जो डेफिनेशन या डिक्लेरेशन में यूज होते हैं उसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर है, जो कॉल करते हुए फंक्शन में जो है पास कर रहे होते हैं उसको कहते हैं कि वो एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल इंट ए बी एस यस। इंट नंबर सैम्पल से रिलेटेड है, नंबर जो है वो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर है, पावर यू की यानी कि जो मेन फंक्शन हम लोगों ने पास किए थे वो यू होगी एक्चुअल पैरामीटर। उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप है, फंक्शन डिक्लेयर किस तरह से करते हैं अभी ये आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप्स आते हैं, तो फंक्शन का नेम होता है, उसकी पैरामीटर लिस्ट होती है, ठीक है। इसमें सबके डाटा टाइप डिफाइन करना जरूरी होता है। बेशक आप लोग यहाँ पे जो है वो इसको नाम ना दो, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट में आप लोग उसके अंदर कोई भी जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता क्योंकि समटाइम्स वो पास हो रही होती है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने इसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। और प्रोटोटाइप में मेन बात क्या होती है कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है कि ये भी सिर्फ डिक्लेयर है, ठीक है। जब इसके साथ हम लोग ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो तब हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है। यस मैम। प्रोटोटाइप हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोटोटाइप हम लोग यूज़ करते हैं जब आप लोगों ने सिंपल अभी फंक्शन का नेम डिफाइन किया, सॉरी डिक्लेयर किया, ठीक है, और फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, यानी कि अभी आपने इसके अंदर स्टेटमेंट्स नहीं लिखी, ठीक है, तो आप लोगों ने जो हेडर फाइल्स लिखते हो और मेन प्रोग्राम से पहले पहले आप लोगों ने प्रोटोटाइप को यूज़ करना होगा, ठीक है, मेन प्रोग्राम के बाद नहीं कर सकते। मेन प्रोग्राम के बाद अगर आपने करना है तो डायरेक्ट आप लोग उसको डिफाइन करते हो, मेन प्रोग्राम के बाद आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते, फंक्शन डिक्लेयर हमेशा मेन प्रोग्राम से पहले होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि आप एक ही नाम के दो फंक्शंस बना लो या दो से ज़्यादा फंक्शन बना लो, ठीक है, एक ही नाम से दो या दो से ज़्यादा फंक्शन बना लो। प्रोग्राम जो होगा वो क्या करेगा कि उसको कंफ्यूजन होगी कि मैंने किस फंक्शन पे जाना है, तो इसको हम लोग किस तरह से चेक करते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो दोनों में चेंज होने चाहिए, ठीक है, या उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाए या नंबर चेंज हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि अब फंक्शन ओवरलोड नहीं करेगा। इसको आप लोगों को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल करके बताती हूँ ताकि आप लोग को ठीक है। बेसिकली हम लोग फंक्शन क्या लिखेंगे कि हम लोगों ने एक फंक्शन लिखना है कोई भी, ठीक है, वो क्या करे कि दो नंबर जो है वो पास हो मेन प्रोग्राम से और वो उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करते, जो भी मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा दोनों वैल्यूज का। तो हम लोग एक ही नाम के दो फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है, MUL के नाम से, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई लिखिए, चलिए मल्टीप्लाई
ठीक है, दो जो है वो हमने फंक्शंस बनाए, दोनों के नाम क्या लिख दिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों फंक्शंस के नेम सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट वाला फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने दोनों टाइप्स जो हैं वो डाटा की इंटीजर रखी है। एक में हम नेक्स्ट में हमने क्या किया, एक वैल्यू जो है वो इंटीजर है, एक फ्लोट है। तो एक काम है दोनों वैल्यूज फ्लोट की, ये जो है वो इंटीजर टाइप डाटा को मल्टीप्लाई करेगी और रिटर्न करेगी, और ये क्या करेगी, वैल्यू जो होगी उसको फ्लोट आंसर में रिटर्न। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि फंक्शन, क्योंकि इसके आगे सेमीकोलन लगा हुआ है तो यहाँ पे अभी फंक्शन डिक्लेयर, अगर हम जा रहे हैं यहीं पे डिफाइन कर तो हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन को हटाएंगे, इसे लगा के इसको डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन करेंगे हम लोग एक, तो क्या करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें, रन कर दे। तरीका तो ये होता है हमारे पास वैल्यू को रिटर्न करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न होगी। ठीक है, दोनों में क्या होगा, वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और रिटर्न हो जाएंगी। और सिंपल इसमें जो होगा, पहले इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे इसके रिजल्ट, और वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो रिटर्न होगी। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इधर ही मल्टीप्लाई होंगी और वही वैल्यू जो होगी डायरेक्ट रिटर्न होगी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि अपने मेन फंक्शन में होंगी, फॉर एग्जाम्पल के हम लोग डायरेक्ट अगर कॉल करें, ठीक है, तो int is equal to is equal to, तो वैल्यूज हम लोगों ने जो है वो इनिशियलाइज कर दी है। तो हम लोग दोनों फंक्शन को पास करेंगे, तो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न होनी है, उसमें हम लोग इंटीजर टाइप वेरिएबल्स की पास करेंगे। ठीक है, इनके और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स के नेम लिखते हैं ना, ये वाले ए और बी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये वाले ए और बी डिफरेंट। यहाँ पे बेशक हम लोग एन एम रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, होना जरूरी नहीं होता कि ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, नहीं होनी चाहिए प्रोग्राम में। एक ही फंक्शन के अंदर जो है वो दो सेम नाम के वेरिएबल्स हैं, अगर दो डिफरेंट फंक्शन है तो उसमें जो है वो अगर हम लोग सेम नाम रख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। सेकंड फंक्शन में क्या किया हम लोग ने, फंक्शन जो है वो वैल्यूज जो है वो डिफाइन की है। अब हम लोग एक काम ये भी करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग दो तरीके से हम लोग जो है वो इसको हम लोग खत्म कर दें, डायरेक्ट वैल्यूज पास कर दें। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, जिस तरह से भी आसानी हो हम लोग ये वैल्यू जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या चाहते हैं हम लोग के दोनों वैल्यू जो है वो डिस्प्ले, दोनों क्या ये जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किए, ये वाली वैल्यू जो है हम लोग सी आउट में डायरेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी तो वो देखेगा ये फंक्शन एक कॉल हुई। ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी वो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट में। और दूसरा कि टेबल लिखते हैं। ठीक है, तो टाइप और इस सिस्टम के अंदर जो है वो के अंदर जो है वो इसके रिजल्ट स्टोर हो जाए, और हम लोग क्या करें, हमें क्या हो रहा है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि
यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा फंक्शन, ठीक है। मल्टीप्लाई के नाम से फंक्शन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर्स चाहिए। और क्या होगा, इन मल के नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर m और n जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, रिटर्न कर दिया मल्टीप्लाई के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है। उसके बाद फ्लोट मल्टीप्लाई यानी कि फ्लोट ये 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा a मल्टीप्लाई बाय b, जो वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर देगा मल्टीप्लाई करके उसका डायरेक्ट आंसर। मेन फंक्शन में क्या होगा कि आपने 2 वैल्यूज पहले इनिशियलाइज कराई 1 और 2 के नाम 2 की वैल्यूज से, और एक वेरिएबल जो है फ्लोट के नाम से डिक्लेयर कर दिया। फ्लोट में आप लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर देंगे। फंक्शन की जगह, इस पूरे फंक्शन की जगह आंसर जो है वो रिटर्न हो जाएगा, और m के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और इस वाली लाइन में क्या होगा, सी आउट a कॉमा b, यानी कि a और b जो है ए और बी की वैल्यू 1 और 2 जो है वो डायरेक्ट इसमें पास होगी वैल्यू, ठीक है। वो एन और एम में स्टोर हो चुकी है। एन में जो है वो वैल्यू 1 होगी, एम में वैल्यू 2 होगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगी और मल में स्टोर हो जाएगी। तो ये जो मल के नाम से वेरिएबल बनाया है ये रिटर्न हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट होकर रिटर्न जब होगा तो वो क्या होगा, डायरेक्ट आउटपुट हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है। और ये जो है वो डायरेक्ट हम लोगों ने एम के नाम से जो वेरिएबल बनाया था वो यहाँ पे कॉल किया। तो खाना तो नहीं चाहिए उसको। फ्लोट जो है वो इन उसमें वो जो है एक फंक्शन यूज करता है उसको, ठीक है। तो डाटा टाइप चेंज कर दिए, फ्लोट और इंट जो होते हैं वो उसका फंक्शन ओवरलोडिंग वर्क ही करेगी आपकी, ठीक है, तो याद रखिए। हम लोग यहाँ पे डबल यूज करेंगे, वेरी सिंपल हम लोगों ने चेंज कर दी। जो वैल्यूज हमारे पास रिटर्न होगी, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने इंटीजर वैल्यूज जो है वो पास की थी, इसलिए उसका रिजल्ट आउटपुट हुआ, इनके 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2, और 7.6 मल्टीप्लाई बाय 5.3 वो क्या हो जाएगा 40.2। ये प्रिंट हो गया। बात समझ आ रही है सबको, फंक्शन यूज करना। यस मैम, यस मैम। अब मुझे इसमें से कोई बता दे कि फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। मैम फॉर्मल तो वो है ना जहाँ पर हम फंक्शंस को कॉल कर डिफाइन कर रहे होते हैं, उससे पहले जो यूज होता है वो फॉर्मल है। ऐसे हमने ये किया, इंट mul किया। इंट एन और एम जो है वो फॉर्मल पैरामीटर, डबल ए और डबल बी ये भी फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। और एक्चुअल पैरामीटर्स की तरह ए और बी जो हम लोग ने यूज़ किया है, ठीक है, कॉल करते हैं मल्टीप्लाई में। ये जो है ये फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर, ये जो है ये भी एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है।
7.6 5.3 वैल्यूज जो होती है वो भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो ये भी जो है हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई यस क्वेश्चन तो पूछ लें। नो मैम चलो ठीक है। अब एक प्रोग्राम और देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम जो है अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग 3 वेरिएबल्स पास करें, ठीक है। ये बनाया ओरिजिनल वेरिएबल्स है वो, और हम चाह रहे हैं कि वो डायरेक्ट और इंग्लिश जो है वो दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल होगा कि जैसे मेन फंक्शन पे आएगा कंट्रोल ये काम करते हैं कि ये हम लोग क्या हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है पिछले वाले प्रोग्राम में और इसमें, कि हम लोगों ने इसमें पहले डिफाइन किया सॉरी डिक्लेयर किया फंक्शन के, यानी कि प्रोटोटाइप लिखे मेन फंक्शन से पहले, तो जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन के बाद डिफाइन किया। ठीक है, बात लिखना होता है तो ज़रूरी होता है कि हम लोग एक दफ़ा उसको डिक्लेयर कर दें फंक्शन को। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोगों के फंक्शन का नाम है और उसके रिटर्न टाइप और उसके आर्गुमेंट जो है उनको डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। डिफाइन वो बेशक बाद में होगी कहीं पे जाके। तो इस फंक्शन में क्या होगा, ऐड हम ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया, और उसके बाद मेन फंक्शन में क्या होगा, ऐड ऐड के फंक्शन को कॉल किया और डायरेक्टली जो है इसके आर्गुमेंट्स पास कर दिए। ठीक है, 11 22 और 33, और ये जो है वो एन एम एन को साइन हो गया और डायरेक्ट ऐड होके हमें रिटर्न हो जाएंगे और वो यहीं पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक यस मैम है, डायरेक्ट वो जो है एग्जीक्यूट हो गया। तो अब हम लोग जहाँ पे भी हम लोगों को ऐड करने हैं कोई भी 3 नंबर फंक्शन में, हम लोग डायरेक्ट जो है वो ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे और बार बार हम लोग को ये ऐड नहीं करना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने अब फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होता है जो पहले से डिफाइन नहीं है। ठीक है, यानी कि जो खुद ब खुद डिफाइन हो जाती है वैल्यू, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। इन अ फंक्शन कॉल द नंबर ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर्स मस्ट बी द सेम। जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करें, ठीक है, तो जो हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया होगा या डिक्लेयर किया होगा, और जो फंक्शन जो है वो जहाँ पे हम लोग पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 3 वेरिएबल्स थे, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स ही होने चाहिए। अगर ये 2 वेरिएबल्स होंगे तो वो क्या करेगा, आपको एरर शो करेगा कि एरर शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और जो जहाँ पे रिटर्न हो रही होती है इसमें भी ज़रूरी होता है कि आपके जो अगर वैल्यूज जो है यहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो भी जो है सेम होनी चाहिए। ठीक है, और एक और बात कि अगर यहाँ पे आप लोग वेरिएबल जो है वो डिफरेंट लिखोगे तो उसमें भी जो है वो एरर आएगा, यानी कि वेरिएबल यूज़ नहीं किया हुआ और वो यहाँ पे आप लोग यूज़ आएगा। रिटर्न टाइप में आपने हमेशा वही वेरिएबल चूज़ करने हैं जो इस जो है वो फंक्शन के अंदर आएगी। ठीक है, इनके जैसे इस फंक्शन में आप लोग ए बी सी यूज़ कर लेते हैं और ए बी सी को डायरेक्ट पास करते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी नहीं लिखते। ठीक है, जो इस फंक्शन में वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं उसको ही लिखना है। इसके बाद ये स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द डिफॉल्ट पैरामीटर व्हेन द फंक्शन टाइप अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम तो मतलब है जब आपकी प्रोटोटाइप लिखो या फिर आप उसको डायरेक्ट डिफाइन करो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज कैन बी कांस्टेंट ग्लोबल वेरिएबल्स और फंक्शन कॉल्स।
कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि आप उसको कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, कॉन्स्टेंट एक टाइप होती है डाटा की, जैसे आप उसको होगा कि आपकी वैल्यू जो है ए, वो कहीं पे भी प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, वो कांस्टेंट करके हमने इसको कहीं पे भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप ए को जो है वो जैसे ए के अंदर आप चीज स्टोर करना चाहो तो वो आपको एरर देगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो होगी वो कभी भी यहाँ पे चेंज नहीं हो सकती जब आप कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा दोगे टेबल से पहले। तो कह रहे हैं अगर वैल्यू कांस्टेंट है या ग्लोबल वेरिएबल्स है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता है? नो मैम। किसी को भी नहीं पता ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? नो मैम। होते हैं जो आप अपने मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन कर दो या डिक्लेयर कर दो, ठीक है, जैसे अब एक क्या हो गया, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल से मुराद है कि आप इसको अपने किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, इंटीजर ए को, ठीक है, यानी कि इसको कहीं और पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये आप लोगों के पास पहले से डिफाइन हो गया, किसी पे भी यूज हो सकता है। यस मैम। जैसे मेन फंक्शन के अंदर ए है ना, ये ए आप किसी और फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इधर मेन फंक्शन के बाहर लिख दो तो ये ए जो होगा वो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और फंक्शन कॉल्स, यानी कि फंक्शन कॉल्स होगी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं आपके पास, कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हो सकते हैं, और फंक्शन कॉल करते हुए जो भी वैल्यूज यूज करते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन की कॉल बस वैल्यूज यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज इसको साइन किए, ठीक है, इसको कहेंगे वो डिफॉल्ट पैरामीटर, वेरिएबल्स नहीं वैल्यूज। However, you cannot assign a constant value as a default value to a reference parameter. Reference parameter क्या होता है? जो आपके फंक्शन कॉल करते वक्त असाइन हो रहा हो, सॉरी, assign a constant value as a reference parameter. रेफरेंस पैरामीटर क्या होता है, जो आप कॉल करते वक्त पास कर रहे हो, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे एक है ना रेफरेंस पैरामीटर, ठीक है, जो पास हो रहा है। Okay, you cannot assign a constant value as a default value of your reference parameter, यानी कि constant value जो होगा उसकी वैल्यू को डिफॉल्ट पैरामीटर आप लोग असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, रिटर्न करते हैं। यस मैम। उसके बाद समरी है, समरी में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था कि फंक्शन के होते हैं, मिनिएचर प्रोग्राम्स होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग के पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं और प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। सी प्लस प्लस में बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, वैल्यू रिटर्निंग एंड वॉइड फंक्शन। तो रिटर्न नहीं करते हो तो रिटर्न करते हैं। वॉइड फंक्शन अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, वॉइड फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता। तो आप वो करेंगे डायरेक्ट ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है वो फिर हम लोग इसको जो भी वैल्यू आएगी उसको डायरेक्ट ऐड किया। दो दफ़ा जो है वो ऐड
जो वॉइड फंक्शंस होंगे उसके अंदर फिर आप लोग इसके अंदर वैल्यूज भी असाइन नहीं कर सकते हैं। वॉइड टाइप की ही वैल्यूज जो है वो पढ़ी है आप तो मुझे पहले दोनों टाइप की वैल्यू। चलो ठीक है। जो है वो ज़्यादातर मेन फंक्शन के अंदर यूज मतलब यहाँ पे भी वॉइड फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हो सकती। ठीक है, इनकेस में कोई भी वैल्यू पास भी नहीं कर सकते। टाइप जो है उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये वॉइड फंक्शन हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं? ले ली हम लोगों ने कुछ इंट है तो आके हम लोगों ने वही वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी। ठीक है, इस तरह की जो वैल्यूज होंगी हम लोग कहेंगे कि वो वॉइड वैल्यूज है। फिर हम लोग पैरामीटर्स खुद से असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वॉइड के अलावा कोई पैरामीटर हम लोग यूज नहीं कर सकते। जिस टाइप की हमारे पास रिटर्न टाइप होती है ना, रिटर्न टाइप होती है जो हम लोग डिफाइन वेरिएबल लगाएंगे, हम लोग उसी वैल्यूज के जो है वो आर्गुमेंट्स भी यूज करते हैं। अगर इंटीजर टाइप की जो है वो रिटर्न टाइप है तो हम लोग इंटीजर टाइप के वेरिएबल ही यूज करेंगे उसके आर्गुमेंट्स। एक्सप्रेशन वेरिएबल से कांस्टेंट वेरिएबल फंक्शन कॉल और एक्चुअल पैरामीटर ये कॉल करते हुए हम लोग आर्गुमेंट्स यूज करते हैं वो एक्चुअल होते हैं, जो डेफिनेशन में या फंक्शन की डिक्लेरेशन में यूज होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। In a function called number of fixed parameters and their types must match with the following parameters. यानी कि जो आपकी टाइप है पैरामीटर्स की वो भी सेम होनी चाहिए। अगर फॉर्मल पैरामीटर्स आपके 3 है और तीनों इंटीजर टाइप के हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स इसी टाइप के होते हैं। और अगर उसकी जो है डाटा टाइप चेंज है किसी भी वेरिएबल की तो वो उसी प्लेस पे आना चाहिए। जैसे फर्स्ट इंटीजर टाइप है, सेकंड फ्लोट टाइप है, थर्ड डिवाइस इंटीजर टाइप है, तो आपकी जो सीक्वेंस है पास करने का वो भी सेम होना चाहिए। कॉल फंक्शन यूजर्स नेम टुगेदर विद एक्चुअल पैरामीटर। जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो जिसकी एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट होती है उससे उन्हें उसके नेम पर सेम उसी जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे हम लोगों ने उसको डिफाइन करते हुए या प्रोटोटाइप यूज़ किया। उसके बाद फंक्शन हेडिंग एक बॉडी ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। जहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन की स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं या उसको प्रॉपर से डिफाइन किया होता है उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। और फंक्शन है हम बच्चे यूनिट हेडिंग। अगर फंक्शन जो है इसके कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है, जैसे ये फंक्शन था वॉइड, इसके कोई भी नहीं है तो हम लोग सिंपल इसको खाली पैरेंथेसिस एम्प्टी पैरेंथेसिस होती है। और प्रोटोटाइप इज फंक्शन हेडिंग विदाउट अ बॉडी ऑफ द फंक्शन और सेमीकोलन हम लोग एंड करते हैं उसको। प्रोटोटाइप आर प्लेस बिफोर एवरी फंक्शन डेफिनेशन। मेन प्रोग्राम से हम लोग पहले हमेशा प्रोटोटाइप यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने मेन प्रोग्राम से पहले उसको डिफाइन नहीं करना तो प्रोटोटाइप लास्ट में लिखनी होगी मेन प्रोग्राम से पहले। User defined functions will never execute only when they are called. User defined functions एक उसी टाइम एग्जीक्यूट होंगे जब वो कॉल होंगे। In a call statement specify only the actual parameters not their data type. ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने कोई जो है वो फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने उसको कॉल नहीं किया तो वो रीड ही नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक वो रीड नहीं होगा। जब आप उसको कॉल ही नहीं करेंगे तो वो रीड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बेशक यहाँ पे आपको कोई भी लिख दो फंक्शन, लेकिन जब तक आप उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करोगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, हाँ फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं
उसके पैरामीटर्स होते हैं, आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते उसकी डाटा टाइप या उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाता है, सिर्फ उसको इसके अंदर आप वेरिएबल्स लिख सकते हो और उसकी वैल्यूज लिख सकते हो, तो डाटा टाइप नहीं होता। और a value return is function returns its value via the return statement. Return statement यूज करते हैं वैल्यू रिटर्न फंक्शन। तो फंक्शन का यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड कोई बात पूछनी है किसी ने पूछ ले। नो मैम, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। फाइल हैंडलिंग क्या होती है? फाइल होती है कि हम लोगों की एक सिंपल टेक्स्ट फाइल हो, ठीक है। जैसे हम नोट पैड पे टेक्स्ट फाइल होती है सिंपल हमारे पास, तो उसको सी प्लस प्लस के थ्रू हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट किस तरह ले सकते हैं, सी प्लस प्लस कोडिंग के थ्रू हम लोग उसमें राइट कैसे कर सकते हैं, या उसको जो है वो रीड कैसे कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादातर यूज़ होती है, जैसे आजकल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा चले गए हैं, गूगल फॉर्म्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है कि आपका डाटा जो होता है वो पीछे फाइल्स में जाकर स्टोर हो रहा होता है, तो फाइल को किस तरह से ओपन करना है, कोडिंग किस तरह से करनी है, सब कुछ फाइल हैंडलिंग में हम जो है वो देखते हैं। तो फाइल क्या होती है? सबसे पहले फाइल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन द डे। फाइल क्या होती है? सेम डाटा होता है, ठीक है। रिलेटेड डाटा स्टोर इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन अ डिस्क। आपके स्टोरेज में ये कहीं पे भी सेम टाइप का डाटा जो है वो अगर कलेक्ट हो तो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे उसको कहेंगे कि वो फाइल है, ठीक है। द डाटा इज स्टोर्ड इन अ डिस्क यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल। डाटा जो होता है वो डिस्क में कैसे स्टोर होता है? फाइल के कॉन्सेप्ट के थ्रू। फाइल हम लोग यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा। जो डाटा होता है उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए हम लोग फाइल यूज करते हैं। जैसे आप लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट लिखा, तो ये जो रिजल्ट है बस वो इसी प्रोग्राम में आपको एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये कहीं पे यूज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा कि ये आप लोगों ने क्या लिखा था, यानी कि ये स्टोर नहीं कर रहा वैल्यू, ठीक है। तो अगर यही वैल्यूज आप लोगों ने स्टोर करनी है, या आप लोगों ने सपोज एरेज में बहुत ज़्यादा फाइल यूज होंगे स्ट्रिंग्स में, तो आप लोगों ने चाह रहे हैं कि जो आपको इनपुट मिले वो कहीं पे जाकर स्टोर भी हो, तो आप लोगों ने फाइल्स यूज करनी है उसके लिए। All the messages will value printed with the help of any output statement like printf, putchar and never available for future use. तो आप लोग यूज करते हैं जैसे शॉर्ट स्टेटमेंट है, फिर printf स्टेटमेंट है, putchar है, get करेक्टर है, ये वाली सारी स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो वो वैल्यू स्क्रीन पे थी आप लोग की स्टोर नहीं हो रही होती, वो डायरेक्ट एक वन टाइम यूज होती है, यानी कि आप उसको एक दफ़ा यूज करेंगे वो वैल्यू स्क्रीन पे लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग फाइल यूज करते हैं कि अगर उसे स्टोर करना है। इफ देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड एज आउटपुट बाय अ प्रोग्राम, अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो आपकी जनरेट हो रही है प्रोग्राम के आउटपुट स्टेटमेंट में, तो storing that output is in a file will help in easy handling analysis of the output, as user can see the whole output at any time even after complete execution of the program। ठीक है, फाइल जो है वो आपकी परमानेंट स्टोर होती है डिस्क पे, तो आप कभी भी उसको खोल के उसको देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, या उसके इनपुट और आउटपुट जो है वो दोबारा से यूज करके उसको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी फाइल को। दूसरा, if we need a lot of data to be inputted, user cannot keep on typing that again and again for repeated execution of the program। कह रहे अगर आप लोगों को कहीं पर भी बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है, ठीक है, इनपुट करने के लिए, तो आप लोग सेम जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो बार बार नहीं जो है वो सेम स्टेटमेंट्स जो है वो बार बार यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सीन के थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा लंबा डाटा नहीं जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आप वर्ड की फाइल बना रहे हो तो आप उसके अंदर डायरेक्ट टाइपिंग फाइल के थ्रू कर रहे होते हो, ठीक है, यानी कि आप लोग उसमें कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करके नहीं लिखते इतना बड़ा डाटा। इन दैट केस ऑल इनपुट डाटा कैन बी वंस रिटन इन अ फाइल एंड देन दैट फाइल कैन बी इजीली यूज्ड एज एन इनपुट फाइल। तो आप किसी इनपुट फाइल में पहले डाटा लिख लेते हो, ठीक है,
यानी कि जो है इनपुट जैसे सपोज सीन है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप एक दफ़ा स्टेटमेंट लिख देते हो वो दोबारा मॉडिफाई नहीं हो सकती, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। एक दफ़ा जो आपने डाटा लिख दिया, अगर उसमें थोड़ी सी भी खराबी है तो आपको जो दोबारा से सारा प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, उसको दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपको बहुत सा डाटा लॉस्ट हो जाता है इस तरह से। कभी कभी सेम वैल्यूज आप लोग याद नहीं रख पाते हो, कोई गलत एंट्री कर दो तो उसकी वजह से एक वैल्यू गलत होने की वजह से बहुत सा डाटा जो है वो दोबारा आप लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फाइल हैंडलिंग में क्या होगा, आप एक दफ़ा एक फाइल बना लो, उसके अंदर वैल्यूज लिख दी आपने, अगर वो फाइल गलत भी है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो दोबारा। तो ये सबसे बड़ी आसानी होती है फाइल हैंडलिंग की। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा फ्रॉम वन टू अनदर कैन इजीली बी डन यूजिंग फाइल। तो फाइल्स के अंदर जो है वो सिंपल आजकल तो इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आप एक फाइल जो है दूसरी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, बहुत ईजी है। बात चीज़ होती है कुछ क्लासेस की जो हम लोग यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल बफर फाइल बफर जो होती है वो क्या करती है, आपकी फाइल को ओपन और क्लोज ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए यूज़ होता है ये वाला जो है स्ट्रिंग। फिर आपके पास एक होती है एफ स्ट्रीम बेस, ये भी आप लोग को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक एफ स्ट्रीम होता है, एक इफ स्ट्रीम होता है, एक ऑफ स्ट्रीम होता है। एफ स्ट्रीम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शंस को हैंडल करता है। इफ स्ट्रीम क्या होता है, सिर्फ आपके जो है आउटपुट स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, ओपन करने के लिए फाइल को स्पेशली यूज़ होता है। ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रीम जो होती है वो आपको ओपन करने के लिए यूज होता है, उसके अंदर आप लोग जैसे सारे फंक्शन होते हैं, गेट फंक्शन है, रीड फंक्शन है, गेट लाइन फंक्शन है, सी जी और टेल ये वाले सारे फंक्शन है वो एक स्ट्रीम के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी डाटा जो है वो आप लोगों ने इनपुट लेना है या ओपन करना है तो जो है वो इन स्ट्रीम स्ट्रीम में जो है डाटा अगर आप लोगों ने यानी कि ओपन करना है और उसको जो है वो मॉडिफाई करना है, जहाँ पे भी डाटा, ठीक है, राइट करना है उसको या मॉडिफाई करना है उसको, उसके लिए ऑप्शन यूज़ होंगे। एफ स्ट्रीम जो है सिंपल एफ स्ट्रीम वो कहाँ पे यूज़ होती है, आप लोगों ने ओपन करनी है, क्लोज करनी है, आप लोगों ने दोनों फंक्शन को मिला के अगर देखें तो वो एफ स्ट्रीम बनेगी। ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, फाइल मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये सारे फंक्शन जो है वो एफ स्ट्रीम। तो सिंपल है, सबसे पहले कि फाइल को जो है वो ओपन कैसे कर सकते हैं। कोई भी फाइल अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको ओपन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ओपन फंक्शन जो है वो कौन सी स्ट्रीम में होता है, एफ स्ट्रीम में। तो अगर हम लोग एफ स्ट्रीम यूज़ करें तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइल स्ट्रीम क्लास लिखी, ठीक है, जैसे ये एफ स्ट्रीम ओपन या मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एफ स्ट्रीम यूज़ करें, तो सबसे पहले आप लोगों ने एफ स्ट्रीम लिखा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनानी है, यानी कि उस फाइल का कोई नाम रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल माय फाइल लिखती है उसका एक नाम, यानी कि एफ स्ट्रीम, उसके बाद मैंने लिख दिया माय फाइल, यहाँ पे सेव कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा से ये जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाई है, सपोज मैंने माय फाइल के नाम से स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाई है, ठीक है। तो माय फाइल डॉट ओपन, और जो एक्चुअल फाइल नेम है आपके डिस्क में जो पड़ी हुई है उसका यहाँ पे आप लोग नाम लिखेंगे, यानी कि टेक्स्ट के नाम से कोई फाइल बनी है, ठीक है। आपके पास पे एक फाइल है टेक्स्ट के नाम से और आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे ओपन, तो आप लोगों ने उसका एक नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले उसकी स्ट्रीम बतानी है कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं उस फाइल के साथ। अगर ओपन करनी है तो आप लोग उसके लिए इफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे, एफ स्ट्रीम यूज़ कर ली और उसके बाद आप लोगों ने इसका नाम रख देना है, कोई भी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का नाम, यानी कि सपोज आप लोग रखते हैं माई फाइल लिख दी। उसके बाद आप लोगों ने माई फाइल डॉट ओपन का फंक्शन यूज़ करना है। ओपन का फंक्शन क्या करेगा, सिंपल इस फाइल को ओपन कर देगा जो ऑलरेडी डिस्क में बनी हुई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यस मैम। इसकी एग्जांपल है, जैसे मैंने सबसे पहले स्ट्रीम क्रिएट की आउट स्ट्रीम और आउटपुट फाइल के नाम से, आउटपुट फाइल डॉट ओपन डाटा वन के नाम से कोई भी फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने क्लोज करनी है तो आप लोगों ने सेम स्ट्रीम नेम यूज़ करना है, ठीक है। आउट फाइल जो था इस फाइल को क्लोज करने के लिए डॉट सी सी यहाँ पे स्मॉल होगा, ठीक है। जो है वो कीवर्ड है ओपन और क्लोज फंक्शन, वो क्या होगा, फाइल जो है वो आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा से आप जो है वो
यहाँ पे वो कह रहे हैं डिस्कनेक्ट हो जाएगी स्ट्रीम फ्रॉम डाटा वन। अब जो डाटा वन आपने खोला था ना, ये उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई। अब आप सेम जो है स्ट्रीम नेम आउटपुट फाइल नाम से कोई और फाइल भी खोल सकते हैं, ठीक है। ओपन करेंगे और दोबारा से इसको क्लोज कर दिए, ये सेम इसी तरह चलता जाता है। उसके बाद मोड ऑफ फाइल ओपनिंग है, कुछ iOS आउटपुट है। ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम ऑपरेटर। ये डबल सेमीकोलन कहते हैं। मोड ऑफ फाइल ओपनिंग iOS आउट है, iOS इन है, iOS ऑफ है, iOS 8 है। और iOS बाइनरी भी होता है, iOS चंक भी होता है, जो बाइनरी और बाइनरी मोड में फाइल खोलने के लिए होता है। और iOS चंक होता है वो ट्रंकेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए कोई भी फाइल जो होते हैं वो यूज होता है। जो iOS आउट है, ये क्या करेगा, आपकी फाइल को ओपन करेगा और आप उसमें क्या कर सकते हो, फाइल जो है वो इनपुट ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं फाइल, ठीक है। iOS आउट क्या करेगा, आपकी जो है वो आउटपुट ऑपरेशंस के लिए सॉरी iOS इन जो है वो क्या करेगा, आपके इनपुट फंक्शंस के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फाइल को रीड करना, ठीक है। iOS आउट क्या करेगा, आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, जैसे आप लोगों ने इसको राइट करना, और iOS क्या करेगा, आपके रीडिंग ओनली इनपुट फंक्शंस के लिए होगा। iOS ऐप के करेगा, आपके पेंड कर देगा एंड ऑफ फाइल, यानी कि आप जब फाइल ओपन करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके एंड ऑफ फाइल पे चला जाएगा। iOS 8 क्या करेगा, आपका फाइल को जो है वो ओपन करेगा, ठीक है। और आउटपुट के लिए ओपन करेगा किसी भी फाइल को, और मूव कर देगा रीड राइट कंट्रोल को एंड ऑफ फाइल पे। डायरेक्ट जो है वो रीड राइट जो है वो आप इस पर कोई भी काम करोगे, ठीक है। और वो काम करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है वो एंड ऑफ फाइल पे ले जाएगा। बोथ iOS ऐप एंड iOS 8 टेक्स अस टू द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, आपको एंड ऑफ फाइल पे ले जाते हैं। The difference between the two parameters that iOS app allows us to add data to the end of file. iOS ऐप क्या करेगा, आपको डाटा ऐड करने देगा, ठीक है, एंड ऑफ फाइल पे। और iOS 8 क्या होगा कि permits us to add data or to modify the existing data anywhere in the file, यानी कि आपके पास एक फाइल है, suppose my name is Zara। तो आप iOS ऐप अगर आप यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, आपको सिर्फ एंड ऑफ फाइल यानी कि ज़ारा के बाद कहीं पे भी लिखने की इजाज़त देगा, बीच में मॉडिफिकेशन की इजाज़त नहीं देगा। और iOS 8 जो है वो आप लोग को फाइल को कहीं पे भी मॉडिफिकेशन करने की इजाज़त देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एंड ऑफ फाइल पे ट्रांसफर कर देगा। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? यस मैम। ओके। इनपुट और गेट फंक्शंस किसके यूज होते हैं, सिंपल इनपुट और आउटपुट के लिए फंक्शंस होते हैं। इनपुट फंक्शन क्या करते हैं कि आप लोगों को किसी भी फाइल में राइट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी फाइल में अगर हम लोगों ने राइट करना है सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, तो पुट फंक्शन यूज करेंगे। गेट फंक्शन किससे यूज होता है, रीड के लिए, ठीक है, यानी कि इनपुट के लिए। हम लोग चाहें कि हम लोग रीड कर लें किसी तरह से एक कैरेक्टर से उनके इनपुट लेना है यूजर से, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट फंक्शन यूज। रीड और राइट फंक्शन भी यूज होते हैं सेम इस तरह, इसलिए पुट और गेट फंक्शन रीड और राइट अलग से भी यूज होते हैं। फाइल डॉट रीड कैरेक्टर, रीड फंक्शन क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है रीडिंग के लिए यानी कि इनपुट के लिए, और राइट करने के लिए। राइट फंक्शन क्या होगा, वो इसको मॉडिफाई करने के लिए यूज करेगा। these are these functions take two arguments, ये हम लोग के पास दो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लेते हैं। तो फर्स्ट इज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, यानी कि आपने जो वेरिएबल जो है उसका एड्रेस देना है उसको, ठीक है। और सेकंड इज द लेंथ ऑफ दैट वेरिएबल इन बाइट, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी लेंथ बतानी है जिसके लिए डेटा स्टोर है। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल में टाइप चार, यानी कि वो उसका कैरेक्टर टाइप होनी चाहिए जो भी वेरिएबल है। अब हम लोग इससे रिलेटेड अब हम लोग प्रोग्राम्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हेड फाइल सिंपल प्रोग्राम होगा कि अगर हम लोगों ने फंक्शन एक फाइल बनानी है, ठीक है, और उसको रीड करना है, ठीक है। सिंपल एक फाइल बनाई और हम लोगों ने उसको रीड करना है। अब उसके लिए एफ स्ट्रीम यूज कर लेते हैं।
इनपुट फाइल बन गई हमारे पास, ठीक है, क्रिएट होगी एक फाइल। अब वो क्या करेगा, क्या क्या होगा, फंक्शन बनाया हम लोगों ने माय फाइल, माय फाइल का फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट कर दी, इनपुट डॉट फाइल डॉट टेक्स्ट इनके टेक्स्ट नाम की एक फाइल बना दी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाह रहे थे इसके अंदर कुछ राइट करें, ठीक है। तो हमने राइट ऑपरेशन के लिए हम लोग ने क्या लिखा, राइट, और यहाँ पे जो है वो राइट होगा ऑपरेशन, माय फाइल जो हमने स्ट्रीम बनाई है उसके थ्रू। और फिर जो हम लोगों ने जो भी राइट किया होगा में हम लोगों ने, वो जो होगा वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। फाइल शायद डिलीट हो गया, और फिर फाइल मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ, मैंने एक फाइल क्रिएट करी।
ठीक है कामरान, अब शो हो रही है स्क्रीन? अभी तक नहीं हो रही। इधर से तो हो गई। यस मैम अब होगी। ठीक है। एक प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने ये इनपुट दे देनी है, सिंपल। तो फाइल को क्लोज कर देनी है, इनके राइट का फंक्शन है, सिंपल। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रीम यूज की और माई फाइल के नाम से एक स्ट्रीम को जनरेट की। उसी के बाद हम लोगों ने माई फाइल के नाम से स्ट्रीम यूज से फाइल को क्रिएट किया, ठीक है, ओपन यूनिट की क्रिएट किया हम लोगों ने फाइल एग्जाम्पल डॉट टी। और फिर हम लोगों ने फाइल में लिखा कि दिस प्रोग्राम विल शो हाउ टू क्रिएट अ फाइल, क्या, उसके बाद फाइल को खोलते। अगर यहाँ पे मैं नेम चेंज कर दूँ, क्योंकि एक दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर दोबारा से फाइल क्रिएट नहीं होती, मैं न्यू फाइल, ठीक है, इसमें लिखा है कि दिस प्रोग्राम विल शो यू हाउ टू राइट अ फाइल। इसके थ्रू हम लोग का जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये बगैर एरर के एग्जीक्यूट हो गया। तो जब हम लोग इस जगह पे आपका ये प्रोग्राम जो है वो जो है जो ECPP फाइल की जगह पड़ी हुई है, सेम उसी जगह पे आप जाएंगे उसकी डायरेक्टरी में, तो ये आपकी एक जो है एग्जाम्पल1 के नाम से टेक्स्ट फाइल यहाँ पे जनरेट। इसके अंदर क्या लिखा है, दिस प्रोग्राम विल शो यू हाउ टू राइट अ फाइल। और सिंपल एग्जाम्पल था ये, जब हमने पहली दफ़ा रन किया था इसमें भी ये लिखा है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि फाइल को क्रिएट किस तरह से करना है, ठीक है, या उसके अंदर कुछ भी लिखना है। ये चीज़ समझ में आ गई है, फाइल को क्रिएट कैसे करना है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि फाइल अगर ऑलरेडी लिखी हुई है तो उसको मॉडिफाई कैसे करें। जैसे हम लोगों ने ये फाइल यूज की, ठीक है, और इसके अंदर जो भी डाटा है हम लोगों ने इसको मॉडिफाई करना है या उसको चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इनपुट दी और एक स्ट्रिंग लिया हम लोगों ने, हम लोग इस फाइल के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। और आउट
इसमें क्या होगा सिंपल जो है हम लोग स्ट्रीम यूज़ करेंगे और जो हम लोगों ने फाइल क्रिएट की हुई है इसी के अंदर हम लोग चेंजिंग करेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, लोगों ने लिख दिया सॉरी इसके अंदर जो फर्स्ट करेक्टर है वो हमें शो हुआ स्टार्ट ऑफ द करेक्टर वैसे फाइल में जो है तो यहाँ पे अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें फाइल ओपन करें तो इस दफ़ा जो है वो शो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। यस मैडम। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि जो आपका ठीक है 2000 से रिलेटेड मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या करना है। फर्स्ट टास्क जो है वो राइट सी टेस्ट प्रोग्राम to get an integer from user in main program and pass it as an argument to a function named table where it calculates the calculates and display the table। यानी कि आपने एक फंक्शन बनाना है टेबल के नाम, ठीक है, और वो फंक्शन क्या करेगा कि आप कोई भी वेरिएबल पास करोगे, ठीक है, फंक्शन कॉल करते हुए उस जो भी वेरिएबल आप पास करोगे फिर जो भी वैल्यू स्टोर होगी तो आपने टेबल जो है वो प्रिंट करवा देना है, ठीक है। ये आपका एक टास्क है, ये वाला फंक्शन है। सेकंड टास्क क्या है कि आपने एक सी प्लस प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप लोगों ने एक फाइल को रीड करनी है, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि फाइल लिखी हुई और आपने उसको रीड करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन, यानी कि आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको रीड करके उसको डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है READ इस तरह सिंपल, ठीक है, जैसे हम लोग इनपुट लिखते हैं क्या करेगा कि आपका एक लाइन पे आएगा, ये एक लाइन पे आना चाहिए, जाना चाहिए। और क्योंकि अगर आपकी सिंपल लिखा हुआ टेक्स्ट उसको करेक्टर बाय करेक्टर जो है वो प्रिंट करवा दे, ये आपका प्रोग्राम करे, तो इसके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह होगा। सबसे पहले आपने एक करेक्टर लेना है, ठीक है, आपने इफ स्ट्रीम यूज करके एक फाइल को जो है वो रीड करनी, जो आपकी फाइल भी होगी वो रीड होगी, इफ स्ट्रीम यूज करना और आपकी फाइल जो है वो रीड होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या करेगा कि आपकी फाइल जब तक एंड पे नहीं चली जाती, ठीक है, यानी कि आपने कंडीशन में डाल दी कि फाइल इज ऑन द एंड ऑफ फाइल नॉट, क्या करेगा कि आपके जहाँ पे भी ये फाइल को देखेगा कि जब तक जो फाइल आपके पास है एंड नहीं आ जाता, ठीक है, तो क्या एग्जीक्यूट हो कि वो रीड करता रहे और गेट करेक्टर, यानी कि एक एक करेक्टर को रीड करे तो रीड किया हर करेक्टर को और उसको गेट PH में एक करेक्टर को वो रीड करता रहे, ठीक है। और सी आउट क्या होगा कि उस करेक्टर को अपने करेक्टर यहाँ पे लिखा है
कैरेक्टर को क्या करेगा, प्रिंट करता है और नेक्स्ट टाइम पे कंट्रोल ट्रांसफर करेगा। इसी तरह जब आप THIV लिखा हुआ है इसमें, तो वो T एक लाइन में प्रिंट करेगा, एक कैरेक्टर को रीड किया T को, उसको लिखा और नेक्स्ट टाइम पे कंट्रोल ट्रांसफर। फिर H इस तरह रीड करेगा और उसको नेक्स्ट टाइम पे जो है वो लिख देगा। जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाए तब ये साइज सेटिंग से एग्जीक्यूट करेगा। जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगा तो क्या होगा, हमारे प्रोग्राम सिंपल जो है वो हमारे मौजूद होना बंद हो जाएगा और जो है हमारे पास सिंपल रिटर्न 0 है। ये सिंपल, ये आप लोगों ने प्रोग्राम जो है वो ये वाला प्रोग्राम जो होगा ये आप लोगों के पास जो है वो टास्क है आप लोगों का, एक फाइल जनरेट करके और उसमें जो है वो टास्क लिख के कुछ आप लोगों ने ये सबमिट करवाना होगा नेक्स्ट वर्कशॉप से पहले। अब नेक्स्ट वर्कशॉप इंशाल्लाह सैटरडे को होगी और वो मॉर्निंग में ही होगी सुबह 10 बजे। तो पहले आप लोग के जितने भी टास्क हैं वो सारे सबमिट करवा दें और इसी की वैल्यूएशन होगी और आपके सारे जो है वो जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वर्कशॉप अटेंड करने का, वो उसी के बेसिस पे मिलेगा। तो टास्क जो है वो ये सारे कंप्लीट करें और जो है टाइम भी सारे भेज नेक्स्ट वर्कशॉप से पहले ये सारे टास्क जो है वो कंप्लीट करके भेज दें। आज के लिए इतना ही था। अब तो नेक्स्ट वर्कशॉप में हम लोग आगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप